ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 411। हालांकि इवान को छोटी बिल्ली को छाया मरे हुए बने हुए कुछ दिन हो चुके हैं, फिर भी वह ग्रोथ लिंक कौशल के दूसरे प्रभाव का उपयोग करके उसके कौशल को नहीं देख पाया। हालांकि इवान निश्चित नहीं था, अगर उसे अनुमान लगाना होता तो वह कहता कि इसका उसके मरने के अजीब तरीके से कुछ लेना देना था। उसने हाना से पूछा कि उस दिन क्या हुआ जब उसने अपने मानसिक कौशल का उपयोग करके उसके छाया मरे को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन छोटी बिल्ली को भी यकीन नहीं था कि क्या हुआ। उसके अनुसार जैसे ही उसकी मानसिक तरंगें उसके छाया मरे शरीर के अंदर गईं, उसे एक जोरदार प्रतिक्रिया मिली और परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। उसने अपने अन्य छाया मरे से भी पूछा कि क्या उन्हें कुछ महसूस हुआ जब हाना ने उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उन सभी ने अपना सिर हिला दिया क्योंकि उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जब इवान होटल की छत पर उतरा तो उसने खून से लथपथ चेहरे और टूटे हुए दांतों वाले एक आदमी को हाना को अपने चेहरे पर पूजा की नज़र से देखते हुए देखा। हालांकि वह पहले से ही जानता था कि हाना की आध्यात्मिक शक्ति चार्ट से बाहर थी, फिर भी उसके लिए यह विश्वास करना कठिन था कि वह इतनी आसानी से एक जोड़ रैंक के शिकारी को कैसे नियंत्रित कर रही थी। म्याओ। इवान को देखने के बाद हाना एक उत्साहित बिल्ली के बच्चे की तरह उसकी ओर दौड़ी। उसे देखते ही इवान बता सकता था कि वह एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ने के लिए उसकी प्रशंसा करने के लिए कह रही थी। हाना के उत्साहित भाव को देखकर इवान ने अपनी आंखें घुमाईं, लेकिन फिर भी उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसके सिर को थपथपाया। तो अब यह आदमी कौन है? इवान ने खुद से कहा और हाना को उठाते हुए उस आदमी की ओर चल दिया। वह आदमी अभी भी हाना के नियंत्रण में था, इसलिए जब इवान उसके सामने रुका तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। ध्यान से जांच करने पर इवान ने देखा कि उस आदमी ने एक मुखौटा पहना हुआ था, लेकिन किसी कारण से यह पूरी तरह से टूटा हुआ था। ऐसा लगता है कि वह डार्क गिल्ड का एक और कुत्ता है क्योंकि वह अपना चेहरा छिपा रहा था, इवान ने कहा और हाना को देखा। क्या तुम उसे इस तरह से नियंत्रित कर सकते हो कि वह मेरे द्वारा पूछे गए सभी सवालों का जवाब दे? वह अपने सारे जवाब पाने के लिए उस आदमी को एक छाया में बदल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे 100% यकीन नहीं था कि उसके सामने खड़ा आदमी दुश्मन है। उसकी बात सुनकर हाना ने अपना सिर हिलाया और उसकी आंखें एक बार फिर चमक उठीं। म्याओ। कुछ सेकंड के बाद हाना ने उसकी ओर देखा और म्याओ करते हुए कहा कि अब वह अपने सवाल पूछ सकता है। तुम सबसे अच्छे हो, इवान ने छोटी बिल्ली से सच्ची आवाज में कहा और आदमी की ओर देखा। तुम्हारा नाम क्या है मिस्टर? इवान ने छत के किनारे बैठते हुए पूछा। निकोल, आदमी ने तुरंत जवाब दिया और उसकी आंखें हाना पर टिकी हुई थीं। तो मिस्टर निकोल, तुम्हें यहाँ किसने भेजा और तुम्हारा मकसद क्या था? प्रेसिडेंट नताशा ने मुझे यहाँ भेजा। वह चाहती थी कि मैं उस होटल पर नज़र रखूं जहां टूर्नामेंट के प्रतिभागी ठहरे हुए हैं ताकि मैं उनकी सुरक्षा कर सकूं। क्या? इवान खड़ा हुआ और हैरान चेहरे वाले आदमी को देखा। तुम यहाँ टूर्नामेंट प्रतिभागियों की रक्षा करने आए हो? हाँ, आदमी ने अपना सिर हिलाया, फिर भी हाना को प्यार से देखता रहा। फूकर। इवान खुद को कोसने से नहीं रोक पाया जब उसे एहसास हुआ कि छोटे नेको चैन ने गलत व्यक्ति को हरा दिया है। वह सोच रहा था कि यह व्यक्ति डार्क गिल्ड का कोई व्यक्ति हो सकता है या उस व्यक्ति से संबंधित हो सकता है जिसने उस पर एन्फिब्लिंकस का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह शिकारी संघ का कोई व्यक्ति होगा। उस आदमी के टूटे हुए दांत देखकर उसका मुंह फड़कने से नहीं रुका। ठीक है, गिरे हुए दूध पर रोने का कोई मतलब नहीं है, इवान ने कहा और एलिसिया को बुलाया। उसे ठीक करो। एलिसिया ने अपना हाथ बढ़ाया और एक सफ़ेद ऊर्जा ने निकोल को घेर लिया। कुछ ही सेकंड में निकोल पूरी तरह से ठीक हो गया, लेकिन वह अभी भी हाना के नियंत्रण में था। निकोल को ठीक करने के बाद इवान ने सोचा कि उसे उसके साथ क्या करना चाहिए जब अचानक उसके दिमाग में एक सवाल आया। राष्ट्रपति नताशा ने आपको प्रतिभागियों की सुरक्षा के लिए यहाँ क्यों भेजा? मेरा मतलब है, क्या कोई है जो उन्हें नुकसान पहुँचाना चाहता है? इवान जानता था कि सेरा उन छात्रों को निशाना बना रही है जिनके पास एक अनोखी काया है और जो टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए यहाँ हैं, लेकिन उसे इस बारे में केवल अतीत में एकत्रित जानकारी के कारण पता था। उसके अनुसार ये बहुत कम संभावना है कि नताशा को इस मामले के बारे में पता हो, इसलिए वह वास्तव में उलझन में था कि उसने इस आदमी को यहाँ क्यों भेजा। इवान का सवाल सुनकर उस आदमी ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, उसने मुझे सिर्फ यहाँ नज़र रखने और किसी भी तरह की दुर्घटना को रोकने के लिए कहा था। लेकिन अगर मुझे अंदाज़ा लगाना पड़े तो मैं कहूँगा कि उसने मुझे कल जो हुआ उसके कारण यहाँ भेजा है। क्या ऐसा है? इवान ने कहा। उसे अजीब लग रहा था कि उसने उसे छात्रों की सुरक्षा के लिए भेजा है, क्योंकि वर्तमान में होटल में कई A+ रैंक के शिक्षक मौजूद हैं। जब तक कि कोई S रैंक का शिकारी कुछ करने की कोशिश न करे, इवान को यकीन था कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। हालांकि उसे यह अजीब लगा, लेकिन उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। हाना, जब तुम उसके दिमाग को नियंत्रित करना बंद कर दोगी तो उसे यह बातचीत याद नहीं रहेगी, है ना?
इवान ने पूछा क्योंकि उसे याद था कि जंगल में हाना जिन राक्षसों को नियंत्रित कर रही थी वे उसके मरने के बाद भ्रमित हो गए थे और फिर उन्हें होश आ गया था। इवान की बात सुनकर हाना ने अपना सिर हिलाया। ये देखकर कि वह अपना सिर हिला रहा था, इवान ने एक बार फिर एलिसिया की ओर देखा। बिना कुछ कहे एलिसिया निकोल की ओर चली गई। उसके सामने आने के बाद एलिसिया ने अपना एक हाथ उठाया और उसे कराटे चॉप दिया। निकोल की आंखें उसके सिर के अंदर घूम गईं और कराटे चॉप प्राप्त करने के बाद वह तुरंत बेहोश हो गया। इवान ने जब ये देखा तो उसे ईर्ष्या हुई क्योंकि वह भी लोगों को सिर्फ एक कराटे चॉप से बेहोश करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से जब भी उसने अतीत में ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो वह कभी काम नहीं आया। चलो और अच्छी नींद लें क्योंकि टूर्नामेंट कल शुरू होगा, इवान ने खुद से कहा और वापस जाने का फैसला किया। चूंकि निकोल उन्हें बचाने के लिए यहाँ आई थी, इसलिए उसका उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन जैसे ही वह वापस जाने के लिए तैयार हो रहा था, उसने एक निश्चित दिशा में देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की और जल्द ही उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। मुझे उम्मीद है कि यह आदमी उपयोगी होगा, इवान ने बड़बड़ाया और एक बार फिर छत के किनारे पर बैठ गया। एक इमारत से दूसरी इमारत पर छलांग लगाता हुआ एक आदमी का धुंधला सा आकार मूनलाइट होटल की ओर बढ़ रहा था। उस आदमी के चारों ओर बी रैंक के शिकारी की आभा थी और उसके धुंधले आकार से यह स्पष्ट था कि वह अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए किसी कौशल का उपयोग कर रहा था। अरे, मुझे हमेशा इस तरह के घटिया काम क्यों मिलते हैं? आदमी ने आगे बढ़ते हुए मन ही मन कोसा। उस आदमी का नाम राल्फ था और वह फैंटम संगठन का एक निम्न स्तर का हत्यारा था। कल इवान की हत्या करने गया व्यक्ति 24 घंटे से अधिक समय के बाद भी संगठन से संपर्क नहीं कर पाया है। इसलिए उन्होंने राल्फ को ये देखने के लिए यहाँ भेजा कि क्या वह उसके बारे में कोई जानकारी पा सकता है। जैसे ही राल्फ आगे बढ़ रहा था और होटल से कुछ ही किलोमीटर दूर था, उसे अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। इससे पहले कि वह अचानक ठंडक के पीछे का कारण समझ पाता, बैंगनी रंग की ज्वलंत आंखों वाली एक काली एल्फ लड़की उसके सामने आ गई और उसे गर्दन पर कराटे का वार कर दिया। राल्फ की आंखें उसके सिर के अंदर घूम गईं और वह तुरंत बेहोश हो गया। एलिसिया ने बेहोश राल्फ को उठाया और उसे होटल की छत पर ले आई, जहां इवान उसका इंतजार कर रहा था। उसके टेढ़े चेहरे को देखकर ही मैं कह सकता हूं कि वह अच्छा इंसान नहीं है, इवान ने बड़बड़ाते हुए हाना के सिर पर थपथपाया। क्या तुम उसके दिमाग को भी नियंत्रित कर सकती हो? हाना ने अपना सिर हिलाया और उसके शरीर से मानसिक तरंगें निकलीं। चूंकि राल्फ बेहोश था, इसलिए उसके लिए अपने दिमाग को नियंत्रित करना बहुत आसान था। म्याओ। राल्फ के दिमाग को नियंत्रित करने के बाद हाना ने इवान की ओर देखा। एलिसिया। इवान ने मरे हुए योगिनी की ओर देखा, जो तुरंत समझ गई कि वह क्या चाहता है। उसके हाथ से एक सफ़ेद रोशनी निकली और राल्फ के शरीर को घेर लिया। जैसे उसे बिजली गिरी हो, राल्फ चौंक कर जाग गया, लेकिन इवान देख सकता था कि उसकी आंखें पूरी तरह से धुंधली थीं। आप कौन हैं, मिस्टर? इवान ने आश्चर्य से पूछा कि क्या यह आदमी भी शिकारी संघ से कोई है। मैं राल्फ हूँ, एक भूत संगठन से एक निम्न स्तर का हत्यारा। इवान। हत्यारा? प्रेत संगठन? यह क्या है? तो आप डार्क गिल्ड या हंटर्स एसोसिएशन से नहीं हैं? इवान ने अपने चेहरे पर अजीब भाव के साथ पूछा। नहीं, राल्फ ने तुरंत अपना सिर हिलाया। राल्फ की बात सुनने के बाद इवान कुछ मिनटों के लिए चुप रहा, ये सोचकर कि उसने एक बार फिर गलत आदमी को पकड़ लिया है। तो ये प्रेत संगठन क्या है? इवान ने जोर से आह भरते हुए पूछा। इवान की बात सुनकर राल्फ ने उसे बताया कि यह एक ऐसा संगठन है जो लोगों की हत्या करता है। उसने ये भी बताया कि वे केवल A+ रैंक से नीचे के लोगों को मारने के मिशन स्वीकार करते हैं। तो आपने एक मिशन स्वीकार किया और किसी को मारने के लिए यहाँ आए? इवान ने कहा, ये सोचकर कि उसने राल्फ को पकड़कर किसी की जान बचाई होगी। नहीं, मैं यहाँ किसी को मारने के लिए नहीं आया हूँ। हमारे संगठन के एक सदस्य ने एक मिशन स्वीकार किया, लेकिन हमें 24 घंटे से अधिक समय से उससे कोई संपर्क नहीं हुआ है, इसलिए मैं उसे खोजने के लिए यहाँ आया हूँ। राल्फ ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। ओह! इवान ने राल्फ की बात सुनकर भौहें उठाईं। क्या आप जानते हैं कि इस व्यक्ति का लक्ष्य कौन था जिसने मिशन स्वीकार किया था? उसका लक्ष्य B जोड़ रैंक का शिकारी इवान था। लक्ष्य का नाम सुनते ही इवान का चेहरा सख्त हो गया। क्या यह इवान टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए यहाँ आया था? हाँ। जब राल्फ ने पुष्टि की कि कोई उसकी हत्या करना चाहता था, तो इवान का चेहरा बिना हिले नहीं रह सका। अचानक उसे उस व्यक्ति के बारे में याद आया जिसने कल उसे गोली मारी थी और उसका चेहरा अजीब हो गया। क्या मिशन स्वीकार करने वाला व्यक्ति इस तरह के हथियार का इस्तेमाल करता है? इवान ने कार्नेज दिखाते हुए पूछा। हाँ, वह एक लंबी दूरी का शूटर है। राइफल को देखने के बाद राल्फ ने अपना सिर हिलाया। अरे, मैं सोच रहा था कि वह आदमी डार्क गिल्ड का कोई व्यक्ति है, लेकिन पता चला कि वह इस प्रेत संगठन का हत्यारा है। इवान ने खुद से कहा, उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। उसने अपने मन को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं।
मुझे नहीं लगता कि सेरा या डार्क गिल्ड के लोग मुझे मारने के लिए किसी हत्यारे को नियुक्त करेंगे। अचानक इवान को उस व्यक्ति के बारे में सोचना पड़ा जिसने उस पर एन्फिब्लिंग अभिशाप का इस्तेमाल किया था। भले ही यह सिर्फ एक अनुमान है, मुझे 90% यकीन है कि जिस व्यक्ति ने मेरी हत्या का मिशन जारी किया था वही व्यक्ति है जिसने मुझ पर एन्फिब्लिंग अभिशाप का इस्तेमाल किया था। क्या आप जानते हैं कि आपने मेरी हत्या के बारे में मिशन किस व्यक्ति को जारी किया था? इवान ने राल्फ से पूछा। नहीं, हालांकि उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी, लेकिन इवान उस व्यक्ति की पहचान न जानने के कारण झुंझलाहट में अपने मंदिरों को रगड़ने से खुद को नहीं रोक सका जिसने हत्यारे को नियुक्त किया था। क्या कोई तरीका है जिससे मैं उस व्यक्ति की पहचान पा सकूं जिसने मेरी हत्या का मिशन जारी किया था? इवान ने कुछ देर चुप रहने के बाद राल्फ से पूछा। मैंने हाल ही में संगठन ज्वाइन किया है, इसलिए मुझे उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, राल्फ ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसे अपना सिर हिलाते हुए देखकर इवान को लगा कि उसे थप्पड़ मार दे, लेकिन अचानक राल्फ ने फिर से अपना मुंह खोला। मुझे नहीं पता कि यह काम करेगा या नहीं, लेकिन इस बात की थोड़ी संभावना है कि आप मिशन जारी करने वाले व्यक्ति की पहचान पा सकें। मुझे बताओ, इवान ने एक ज़रूरी आवाज़ में कहा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि संभावनाएं कम थीं, क्योंकि जब तक उसे व्यक्ति की पहचान के बारे में एक छोटा सा सुराग मिल जाता है वह इसे आजमाने के लिए तैयार था। हाना के नियंत्रण में राल्फ ने उसे वह सब बताना शुरू कर दिया जो वह जानता था। जब राल्फ ने उसे सब कुछ बताया तो इवान भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा जटिल है, इवान ने कहा और अंदर ही अंदर आह भरी। लेकिन मुझे पहले से ही इस तरह की उम्मीद थी, क्योंकि ये लोग ए रैंक के शिकारियों की हत्या करने के मिशन को स्वीकार करने की हिम्मत भी करते हैं। कुछ बुदबुदाने के बाद इवान ने एलिसिया की ओर देखा, जिसने पहले की तरह ही एक बार फिर राल्फ को कराटे का झटका दिया। कराटे का झटका खाने के बाद राल्फ एक बार फिर बेहोश हो गया। उसे कहीं सड़क पर फेंक दो, इवान ने एलिसिया से कहा, जिसने राल्फ को उठाया और जहां वह खड़ी थी वहां से गायब हो गई। एलिसिया 1 मिनट बाद वापस आए और बिना कुछ कहे इवान ने उसे वापस बुलाया। उसने बेहोश निकोल को आखिरी बार देखा, इससे पहले कि उसकी पीठ पर छायापंख दिखाई देते। हालांकि मैं उस व्यक्ति की तलाश करना चाहता हूं जिसने मेरी हत्या का मिशन जारी किया था, मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि टूर्नामेंट कल शुरू होगा। छायापंखों का उपयोग करते हुए इवान होटल की छत से बाहर निकला और अपने कमरे में वापस चला गया। रात बिना कुछ और हुए बीत गई और आखिरकार टूर्नामेंट का दिन आ गया। अगले दिन इवान अपने कमरे से निकलकर होटल के सामने गया, जहां 4 बसें प्रतिभागियों को टूर्नामेंट में ले जाने के लिए इंतजार कर रही थीं। प्रत्येक बस के ऊपर अलग अलग अकादमियों के लोगो लगे थे। टूर्नामेंट में कुल 5 अकादमियां भाग लेंगी। एस्टार्ट अकादमी एस्टार्ट सिटी, आर्कनम अकादमी एक्वाविले सिटी, क्लियर स्काई अकादमी नेफ्लियम सिटी, ब्लैक रेवन अकादमी रेवेहर्स्ट सिटी, सेंट्रल अकादमी सेंट्रल सिटी। चूंकि सेंट्रल अकादमी सेंट्रल सिटी में स्थित है, इसलिए उनके छात्र अन्य प्रतिभागियों के साथ होटल में नहीं रह रहे थे। जैसे ही इवान बाहर आया, उसने देखा कि 2 लड़कियां और 3 लड़के उससे कुछ दूरी पर एक दूसरे से बात कर रहे थे। अचानक लड़कियों में से एक ने उसकी तरफ देखा और इवान अपने दिल में आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। मुझे लगा कि तुमने उस समय झूठ बोला था जब तुमने कहा था कि तुम टूर्नामेंट में भाग लोगे, क्योंकि तुमने हमारी कॉल का जवाब नहीं दिया, सोफी ने उसे हाथ हिलाते हुए जोर से कहा। सोफी की बात सुनकर डेविड, कैलेब, मार्क और चांदी के रंग के बालों वाली एक लड़की इवान की दिशा में देखने लगे। ऐसा लगता है कि मैं इस बार उनसे बच नहीं सकता, इवान ने मन ही मन सोचा और उनकी ओर चला गया। मैं कल कुछ काम में व्यस्त था, इसलिए तुम्हारी कॉल का जवाब नहीं दे सका, इवान ने उनके सामने रुकते ही झूठ बोला। इस बारे में चिंता मत करो, मार्क ने कहा और अपनी बड़ी ढाल को जमीन पर टिका दिया। पिछली बार की तरह सोफी ही एकमात्र ऐसी थी जो उसकी नज़र में सामान्य दिख रही थी। भले ही वे अभी भी होटल के बाहर थे, लेकिन मार्क अपनी सुरक्षा के कारण अपनी बड़ी ढाल लेकर चल रहा था। कैलेब चमकती आंखों से उसे देख रहा था, लेकिन उसने उसके व्यक्तित्व को जानते हुए समझदारी से उसे अनदेखा कर दिया। मुझे आश्चर्य है कि जब ये लड़का उस जाल के पात्र को देखेगा तो क्या होगा, इवान ये सोचने के बाद खुद को रोक नहीं पाया कि जब कैलेब नूह को देखेगा तो क्या होगा। डेविड ने धूप का चश्मा पहना हुआ था और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक घमंडी भाव था। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिख रहा था जो किसी टूर्नामेंट के बजाय साक्षात्कार के लिए जा रहा है। उनकी रैंक अभी भी वही थी, सोफी भी जो रैंक पर थी और बाकी 3 भी रैंक पर थे। आखिरी लड़की जो उत्सुकता से इवान को देख रही थी वह भी सोफी की तरह भी जो रैंक पर थी, जिससे इवान हैरान रह गया। तुम लोग कल आए थे? इवान ने पूछा। हाँ, कैलेब ने सिर हिलाया, हमें 2 दिन पहले यहाँ आना था, लेकिन हमारे प्रिंसिपल किसी काम में व्यस्त थे और हमें देरी हो गई। माफ़ कीजिए, लेकिन क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? अचानक चांदी के रंग की बालों वाली लड़की ने इवान से कहा। इवान और बाकी लोग उसे देखकर हैरान थे कि वह क्या पूछना चाहती है। नमस्ते, मैं उनकी टीम की 5वीं सदस्य हेलिया हूँ, लड़की ने अपना परिचय दिया।
आपसे मिलकर अच्छा लगा हेलिया, मैं इवान हूँ। इवान ने अपना सिर हिलाया। आप क्या पूछना चाहती हैं? वह उससे पहली बार मिला था, इसलिए वह सोच रहा था कि वह क्या पूछना चाहती है। मेरी बदतमीजी को माफ़ करें, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी रैंक क्या है? हेलिया ने कठोर आवाज़ में पूछा, क्योंकि वह उसकी रैंक को समझ नहीं पा रही थी। वह पहले से ही बेजोड़ रैंक पर थी, इसलिए उसके दिमाग में केवल यही बात आई कि इवान की रैंक उससे ज़्यादा है, जो उसकी उम्र को देखते हुए उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। हेलिया की बात सुनकर सोफ़ी और अन्य लोगों ने इवान की रैंक को समझने की कोशिश की, लेकिन जब वे उसकी रैंक को समझ नहीं पाए तो उनके चेहरे भी सख्त हो गए। इवान उसके सवाल से हैरान नहीं हुआ, क्योंकि उसे पहले से ही उम्मीद थी कि कोई यह सवाल कभी न कभी पूछेगा। मैं भी जोड़ रैंक का हूँ, इवान ने कहा। जब भी जोड़ रैंक की आभा उसके शरीर से बाहर आई, मेरे पास एक ऐसा हुनर है जो मेरी आभा को छिपा सकता है, इसलिए तुम इसे महसूस नहीं कर सकते। छायादार पंखों का उपयोग करके इवान अपनी आभा को नियंत्रित कर रहा था। यही कारण है कि उसके शरीर से केवल भी जोड़ रैंक के शिकारी की आभा ही निकल रही थी। ओह, मैं समझ गया। हेलिया ने अपना सिर हिलाया और इवान की बात सुनकर राहत की सांस ली। उसे डर था कि वह रैंक का शिकारी है। कैसे? ये कैसे संभव है? अचानक हेलिया ने डेविड की कांपती हुई आवाज़ सुनी और वह दंग रह गई जब उसने देखा कि कैसे सोफ़ी और अन्य लोग इवान को मुंह खोलकर देख रहे थे। इतने कम समय में तुम भी जोड़ रैंक पर कैसे पहुंच गए? क्या तुम नेफ्लियम शहर के राक्षस ज्वार के दौरान सिर्फ डी जोड़ रैंक के शिकारी नहीं थे? सोफ़ी ने शांत रहने की पूरी कोशिश करते हुए पूछा। क्या? हेलिया एक बार फिर चौंक गई जब उसने सोफ़ी की बात सुनी और इवान की तरफ ऐसे देखा जैसे वह किसी एलियन को देख रही हो। उस बारे में? इवान ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। सोफ़ी और बाकी लोगों ने उत्सुकता से उसकी तरफ देखा और जानना चाहा कि कोई 1 महीने से भी कम समय में अपनी रैंक 4 गुना कैसे बढ़ा सकता है। लेकिन उसके मुंह से निकले शब्दों ने उन्हें उसे पीटने के लिए मजबूर कर दिया। यह एक व्यापारिक रहस्य है। इवान के चेहरे पर मुस्कान देखकर सोफ़ी और बाकी लोगों की आंखें झपकने से नहीं बच सकीं। वे वाकई उसे मुक्का मारना चाहते थे, लेकिन उनमें से कोई भी मूर्ख नहीं था। वे जानते थे कि चूंकि इवान ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया, इसका मतलब था कि वह इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्होंने उसकी रैंक के बारे में और कुछ नहीं कहा। लेकिन अचानक मार्क ने सोचा कुछ और उसने इवान को अजीब तरह से देखा। क्या तुम अभी भी उस राक्षस को बुला सकते हो जो राक्षस ज्वार के दौरान तुम्हारे बगल में लड़ रहा था? मार्क ने यह सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अगर इवान उस राक्षस को बुला सकता है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि टूर्नामेंट के दौरान उनकी मदद करने के लिए उनके पास एक अतिरिक्त बेजोड़ रैंक राक्षस होगा। इसके अलावा उन सभी ने राक्षस ज्वार के दौरान एक्वा की शक्ति देखी और वे जानते थे कि यह निश्चित रूप से सामान्य बेजोड़ रैंक राक्षसों की तुलना में अधिक शक्तिशाली था। जब मार्क ने सवाल पूछा तो सोफ़ी और अन्य लोगों ने भी उसे अजीब तरह से देखा। बेशक, मैं इसे बुला सकता हूँ, इवान ने तथ्यात्मक आवाज़ में कहा। लेकिन जब उसने उनके हाव भाव देखे तो उसने उन्हें यह नहीं बताने का फैसला किया कि यह अब बेजोड़ रैंक के बजाय ए रैंक का राक्षस है। अगर वह उन्हें बताता है कि ओ का अब ए रैंक का राक्षस है, तो कौन जानता है कि वे किस तरह का चेहरा बनाएंगे। जब वह उनसे बात कर रहा था तो इवान को अचानक लगा कि कोई उसे मारने के इरादे से देख रहा है। उसने तुरंत उस दिशा में देखा जहां से उसे हत्या का इरादा महसूस हुआ था, लेकिन जब उसने 4 लोगों को एक दूसरे से बात करते देखा तो वह भौंचक्का रह गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे चारों एस रैंक के थे। नाथन के अलावा बाकी तीनों अन्य 3 अकादमियों के प्रिंसिपल थे। क्लियर स्काई अकादमी की प्रिंसिपल अमांडा भी वहां थी। ब्लैक रेवन अकादमी का प्रिंसिपल जॉन नाम का एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, जबकि आर्कनम अकादमी की प्रिंसिपल मोर्गाना नाम की एक लाल बालों वाली महिला थी। क्या गड़बड़ है? कैलेब ने पूछा जब उसने देखा कि इवान कहीं और देख रहा था। कुछ नहीं, इवान ने कैलेब की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और उनकी ओर देखना बंद कर दिया। क्या मैं कल्पना कर रहा था? इवान ने खुद से सोचा, क्योंकि वह उन एस रैंक वालों के लिए उसके प्रति हत्या का इरादा दिखाने का कोई कारण नहीं सोच सकता था। 5 मिनट बाद टूर्नामेंट के सभी प्रतिभागी होटल के सामने पहुंच गए और जाने के लिए तैयार थे। मैं आप लोगों से बाद में मिलूंगा, इवान ने सोफ़ी और अन्य लोगों से कहा जब उसने देखा कि वैलेरी और अन्य लोग पहले ही बस में चढ़ चुके थे। ठीक है, उन्होंने अपना सिर हिलाया क्योंकि वे भी जाने के लिए तैयार थे। शुभकामनाएं, इवान ने कहा और बस की ओर चला गया। जब वह बस में चढ़ा तो उसने देखा कि वैलेरी और अन्य लोग पीछे बैठे थे, हालांकि आगे की सीटें खाली थीं। उसने बस के बीच में देखा और नाथन को देखा जो अपनी आंखें बंद करके बैठा था। एक पल सोचने के बाद वह उसकी ओर बढ़ा और उसके बगल में बैठ गया। अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो हम 3 घंटे में पहुंच जाएंगे, एडवर्ड ने अपनी सीट पर बैठने से पहले बस के अंदर मौजूद छात्रों से कहा। इवान ने अपनी फुसफुसाती हुई बाली की टेलीपैथी स्किल का उपयोग करने से पहले अपनी आंखों के कोने से नाथन को देखा। बूढ़े टलखांसी प्रिंसिपल, क्या आप प्रेत संगठन के बारे में कुछ जानते हैं? इवान ने शांत रहने की कोशिश करते हुए पूछा, क्योंकि वह लगभग नाथन को एक बूढ़ा पीछा करने वाला कह रहा था।
नाथन का मुंह बुरी तरह से फड़क रहा था क्योंकि भले ही इवान बीच में ही रुक गया था, लेकिन वह आसानी से समझ सकता था कि इवान उसे क्या कहने वाला था। तुम प्रेत संगठन के बारे में क्यों जानना चाहते हो? इवान अपने दिल में खुश हुआ जब नाथन ने उसे बस की खिड़की से बाहर नहीं फेंका। उसने तुरंत उसे बताया कि पिछली रात क्या हुआ था और उस व्यक्ति के बारे में उसका अनुमान जिसने उसे मारने के लिए हत्यारे को काम पर रखा था। ये सोचना कि प्रेत संगठन भी तुम्हारे पीछे पड़ा है, नाथन ने टेलीपैथी का उपयोग करते हुए कहा और उसे एक अजीब नज़र से देखा। क्या तुमने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ गड़बड़ की है जिसके साथ आपको नहीं करना चाहिए था? क्योंकि प्रेत संगठन से हत्यारे को काम पर रखने के लिए आपको बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ती है और आपके पास अच्छे संबंध होने चाहिए। नाथन की बात सुनकर इवान वास्तव में रोना चाहता था। जहां तक उसे याद है, उसने कभी किसी के साथ गड़बड़ करने की कोशिश नहीं की। अपने व्यक्तित्व के कारण वह शायद ही कभी किसी से बात करता है, इसलिए वह किसी को कैसे अपमानित कर सकता है? यदि आप प्रेत संगठन द्वारा लक्षित किए जा रहे हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। हालांकि बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। इस संगठन का नेता वास्तव में एक एस रैंक शिकारी है, नाथन ने बस की खिड़की से बाहर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा। नाथन की बात सुनकर इवान के चेहरे पर एक शिकन दिखाई दी क्योंकि राल्फ ने उसे इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। ठीक है, ये देखते हुए कि वह हाल ही में उनके साथ शामिल हुआ था और एक निम्न स्तर का हत्यारा था, यह अजीब नहीं है कि वह इसके बारे में नहीं जानता है, इवान ने सोचा और उसके चेहरे पर शिकन गायब हो गई। नाथन ने उसे प्रेत संगठन के बारे में कुछ और बातें बताईं और वे राल्फ द्वारा बताई गई बातों के समान थीं। वास्तव में आपको उनके नेता के बारे में बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है, अचानक नाथन ने कहा। क्यों? इवान ने उसे उत्सुक भाव से देखते हुए पूछा। क्या आपको लगता है कि एक एस रैंक शिकारी आपके जैसे बी जोड़ रैंक शिकारी की परवाह करेगा? जवाब देने के बजाय नाथन ने उससे पूछा। नाथन की बात सुनकर इवान की आंखों में समझ की एक किरण चमकी, लेकिन वह अंदर ही अंदर हंसे बिना नहीं रह सका। एक बार जब मैं राल्फ द्वारा बताई गई विधि को आजमा लूंगा तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से मेरी परवाह करेगा। आखिरकार अगर मुझे उस व्यक्ति के बारे में जानना है जिसने मेरी हत्या का मिशन जारी किया था, तो मुझे उनके नेता से मिलना होगा। नाथन ने उसे फैंटम संगठन के बारे में कुछ और बातें बताईं जो राल्फ ने उसे नहीं बताई थीं। क्या मुझे उससे उस हत्या के इरादे के बारे में पूछना चाहिए जो मैंने पहले महसूस किया था? इवान ने खुद से सोचा जब उसे याद आया कि पहले क्या हुआ था। लेकिन एक पल के लिए इस पर विचार करने के बाद उसने इसके बारे में कुछ नहीं पूछा। 3.5 घंटे बाद वे आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गए। ड्राइवर ने बस को एक विशाल स्टेडियम के सामने एक भीड़ भरे पार्किंग स्थल में पार्क किया। अन्य 3 अकादमियों की बसें भी उनके साथ ही पहुंचीं। इवान ने अपने सामने विशाल गुंबद को देखा और उसके शीर्ष पर सेंट्रल स्टेडियम लिखा हुआ देखा। बस के रुकते ही इवान और अन्य लोग उठकर उसमें से बाहर आ गए। नाथन ने एडवर्ड और अकादमी के अन्य शिक्षकों से बात की, उसके बाद वह कहीं गायब हो गया। नाथन ही नहीं, जब इवान ने अन्य अकादमियों की बसों को देखा तो उसने देखा कि अमांडा, मोर्गाना और जॉन भी कहीं गायब हो गए हैं। ठीक है, मेरे साथ आओ, एडवर्ड ने इवान, वैलेरी और अन्य लोगों से कहा। एडवर्ड एस्ट्रेट अकादमी के छात्रों को चेक इन करने के लिए स्टेडियम में ले आया। सेंट्रल अकादमी के प्रतिभागियों के बारे में क्या? एमी ने एडवर्ड से पूछा जब वह उन्हें ले जा रहा था। उन्हें पहले ही यहाँ आ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आप जल्द ही उनसे मिलेंगे, एडवर्ड ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। कुछ समय बाद वे स्टेडियम में दाखिल हुए और एडवर्ड प्रतिभागियों को दूसरे कमरे में ले गया, जबकि बाकी शिक्षक टूर्नामेंट शुरू होने का इंतजार करने के लिए अपनी सीटों पर चले गए। स्टेडियम काफ़ी बड़ा था, इसमें 200,000 सीटें उपलब्ध थीं। चेक इन प्रक्रिया काफ़ी सरल थी क्योंकि उन्हें बस वहां पहुंचना था। एक बार जब वे चेक इन कर गए तो एडवर्ड उन्हें दूसरे कमरे में ले गया जो एस्ट्रेट सिटी के छात्रों के लिए आरक्षित था। अब हमें बाकी प्रतिभागियों के चेक इन करने से पहले यहाँ कुछ समय तक इंतजार करना होगा, एडवर्ड ने उनसे कहा और एक सोफे पर बैठ गया। आप क्लियर स्काई अकादमी के प्रतिभागियों से बात कर रहे थे, क्या आप उन्हें जानते हैं? वेलेरी ने इवान से पूछा जब वे भी बैठ गए। वे नेफ्लियम शहर के राक्षसी ज्वार के दौरान मेरे साथी थे, इवान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। ओह, क्या वे मजबूत हैं? वेलेरी ने उत्सुक स्वर में पूछा। एमी और अन्य लोगों ने भी उसकी ओर देखा। इवान ने एक पल के लिए सोचा और खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। भले ही वे थोड़े अजीब हैं, लेकिन वे वास्तव में काफ़ी मजबूत हैं, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। लगभग आधे घंटे बाद अचानक कमरे के अंदर एक आवाज़ सुनाई दी। इवान और अन्य लोग इंतजार कर रहे थे। सभी प्रतिभागी कृपया मैदान में इकट्ठा हों, चलो चलते हैं, एडवर्ड ने आवाज़ सुनने के बाद उनसे कहा और वे कमरे से बाहर चले गए। इवान के स्टेडियम पहुंचने से कुछ घंटे पहले। रिंग रिंग। सेरा ने अपने संचार क्रिस्टल को देखा और आश्चर्य में एक भान उठाई जब उसने उस व्यक्ति का नाम देखा जो उसे बुला रहा था। वह मुझे क्यों बुला रहा है? सेरा ने जोर से कहा और कॉल स्वीकार कर लिया। आप केंद्रीय शहर में हैं, है ना?
क्रिस्टल के दूसरे छोर से एक ठंडी आवाज़ सुनाई दी। सेरा का चेहरा वैसा ही रहा जब उसने ठंडी आवाज़ सुनी, क्योंकि वह उस व्यक्ति के ठंडे व्यक्तित्व से वाकिफ थी जिसने उसे बुलाया था। हाँ, क्या कोई समस्या है? सेरा ने शांति से उत्तर दिया। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? सेरा की बात सुनने के बाद उस व्यक्ति ने एक बार फिर पूछा। तुम मुझसे ये सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो, नेट? क्या कोई समस्या है? सेरा ने जवाब नहीं दिया, बल्कि भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मैं भी सेंट्रल सिटी में हूँ और इस शहर के लिए मेरी अपनी योजनाएं हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे मेरी योजनाएं प्रभावित हों, नेट ने उसी ठंडी आवाज़ में कहा, और किसी कारण से उसे उसकी आवाज़ में जलन महसूस हो रही थी। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तुम पहले से ही जानते हो कि मैं यहाँ तुम्हारी योजनाओं या किसी भी चीज़ में गड़बड़ी करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ अंडरस्को। हाँ, मुझे पता है कि तुम बस कुछ अपरिपक्व बच्चों को पकड़ना चाहते हो। ... लेकिन तुम बहुत ज़्यादा हंगामा कर रहे हो। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाती, नेट ने उसे बीच में टोक दिया। क्या तुम भूल गई कि 2 दिन पहले क्या हुआ था? तुमने सचमुच घोषणा की थी कि हम केंद्रीय शहर में हैं और कुछ करने की योजना बना रहे हैं। शिकारी संघ ने उन सभी शिकारियों के शवों पर भी अपना हाथ रख लिया है जिन्हें अमारा ने संशोधित किया था। हालांकि मुझे पता है कि वे उन शवों से कुछ भी नहीं ढूंढ पाएंगे, फिर भी तुम मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो। अब शहर के सभी शिकारी हाई अलर्ट पर हैं और हमारी तलाश कर रहे हैं। नेट की बात सुनकर सेरा चुप रही, क्योंकि उसे पता था कि उसने इस बार वाकई गड़बड़ कर दी है। उसने कभी नहीं सोचा था कि इवान उन सभी शिकारियों को हरा पाएगा। उस कमीने ने वाकई अपनी शक्तियों को बहुत अच्छी तरह से छुपाया था, सेरा ने अपने दांत पीसते हुए मन ही मन कहा। हालांकि उसने अपनी आंखों से नहीं देखा था, उसे यकीन था कि यह इवान ही था जिसने उस काले ड्रैगन को बुलाने के लिए एक कौशल का इस्तेमाल किया था। आखिर कमीने को क्या हो गया है? पॉल ने उसे जो बताया उसके अनुसार वह जो जोड़ श्रेणी का शिकारी है। उसे भी डर लगा जब उसने इवान के सी ड्रैगन्स रोआ कौशल की शक्ति देखी। वह उस स्थान से 10 किलोमीटर से अधिक दूर था जहां इवान ने उस कौशल का उपयोग किया था, लेकिन फिर भी उसे उस समय एक ठंडी सनसनी महसूस हुई। 29 शिकारियों के खिलाफ इवान की लड़ाई के बाद उसने पुष्टि की कि वह एक रैंक का शिकारी है, लेकिन फिर भी उसकी शक्ति चार्ट से बाहर है, ये देखते हुए कि पॉल को भी उसके कौशल के कारण डर लगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं जो करने की योजना बना रहा हूं उसे रोक दूं? सेरा ने एक पल के बाद पूछा। हालांकि वह अनिच्छुक थी, लेकिन वह जानती थी कि इस बार यह उसकी गलती थी और वह नेट के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहती थी जो उससे अधिक शक्तिशाली है। सेरा की बात सुनने के बाद नेट चुप रहा और कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला। जब सेरा सोच रही थी कि वह कुछ क्यों नहीं बोल रहा है, तो उसने आखिरकार उसकी आवाज़ सुनी। आप जिन लोगों को पकड़ना चाहते हैं वे सभी टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं, है न? सेरा उलझन में थी कि नेट ने ये सवाल क्यों पूछा, लेकिन उसने सकारात्मक जवाब दिया। ठीक है, चूंकि वे टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं, इसलिए मैं आपको अपना लक्ष्य पूरा करने में मदद करूंगा, नेट ने अचानक कहा, जिससे वह अचंभित हो गई। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम मेरी मदद करोगे? उसने अनिश्चित स्वर में पूछा, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि वह क्या करने की योजना बना रहा है। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे कुछ लोगों को उस जगह पर तैनात कर दो। हमारे कुछ लोगों को उस जगह पर तैनात कर दो, सेरा ने धीमी आवाज़ में कहा। उसे समझ में नहीं आया कि नेट किस जगह की बात कर रहा था, लेकिन अचानक उसकी आंखें तश्तरी की तरह चौड़ी हो गईं। मुझे मत बताओ कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। हाँ, मैं उस चीज़ का इस्तेमाल करूंगी। हालांकि उस चीज़ के बारे में मेरी अपनी योजनाएं थीं, लेकिन अब मैंने अपना विचार बदल दिया है, नेट ने उसी ठंडी आवाज़ में कहा। क्या तुम्हें यकीन है? मेरा मतलब है, तुम जानते हो कि तुम उस चीज़ का इस्तेमाल करके एक मुर्गे को मारने की तरह एक एस रैंक के शिकारी को भी मार सकते हो। लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उस चीज़ का इस्तेमाल करके कुछ युवा लोगों को पकड़ने में मेरी मदद करना चाहते हो? सेरा का दिमाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त था और वह समझ नहीं पा रही थी। नेट, एक ऐसा लड़का जो आमतौर पर किसी की परवाह नहीं करता है, जो कहता है कि वह उसकी मदद करेगा। क्या तुम्हें लगता है कि एस रैंकर्स से निपटने के लिए मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है? इस चीज़ के बिना भी मैं किसी से नहीं डरता, नेट ने ठंडी आवाज़ में कहा, लेकिन सेरा को इसके पीछे अहंकार महसूस हो सकता था। उसने सोचा कि पिछली बार क्या हुआ था जब उसने और डार्क गिल्ड के दूसरे एस रैंकर्स ने उसे चुनौती दी थी और वह सहमति में अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। तो तुम इसका इस्तेमाल कैसे करने जा रही हो? बस तुम्हें याद दिलाने के लिए कि टूर्नामेंट स्थल पर कई एस रैंकर्स होंगे जिनमें वह बूढ़ी चुड़ैल नताशा भी शामिल है। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ का इस्तेमाल करने के मेरे अपने तरीके हैं। लेकिन तुम्हें पता है कि भले ही यह चीज़ अद्भुत है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। हालांकि मुझे तुम्हारा जवाब पहले से ही पता है। बस सुनिश्चित करने के लिए मुझे उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसे तुम चाहते हो कि मैं उस खास जगह पर भेजूं। नेट की बात सुनकर सेरा ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसे एहसास हुआ कि सोचने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसका लक्ष्य स्पष्ट था।
इवान को उस खास जगह पर भेजो। बाकी लोगों के लिए हालांकि यह परेशानी भरा होगा क्योंकि आप उस जगह पर सिर्फ एक व्यक्ति को भेज सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं उन्हें संभाल सकता हूं जब तक आप उन्हें शहर से दूर भेज देते हैं। लगता है कि तुम उससे वाकई नफरत करते हो, नेट ने सेरा की बात सुनकर कहा। ठीक है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना सुनिश्चित करो कि तुम कोई बेवकूफ़ी वाली हरकत ना करो। मैं बाकी का ख्याल रखूंगा। चिंता मत करो, मैं इस बार कुछ नहीं करूंगा। अच्छा, नेट ने कहा और कॉल समाप्त कर दी। सेरा ने अपने हाथ में संचार क्रिस्टल को कुछ देर तक देखा, फिर उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। उसने क्रिस्टल को अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया और जिस कमरे में थी वहां से निकल गई और कुछ ऐसा बुदबुदाया जो सिर्फ वह सुन सकती थी। जैसे ही इवान स्टेडियम के मैदान में आया, उसने देखा कि यह पूरी तरह से दर्शकों से भरा हुआ था। स्टेडियम में 5 प्रवेश द्वार थे और प्रत्येक प्रवेश द्वार से अलग अलग अकादमियों की टीमें आईं। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों ने प्रतिभागियों को बाहर आते देखकर जयकारे लगाना शुरू कर दिया। इवान को पहले से ही आर्केनम और क्लियर स्काई अकादमी के प्रतिभागियों के बारे में पता था, इसलिए उसने उन्हें अनदेखा कर दिया और सेंट्रल और रेवहर्स्ट सिटी के प्रतिभागियों को देखा। हालांकि दोनों अकादमियों के प्रतिभागी उससे काफ़ी दूर थे, फिर भी वह ये देख पाया कि उनमें सबसे ऊंची रैंक भी जोड़ थी। उसे इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि इतनी कम उम्र में भी जोड़ रैंक तक पहुंचना पहले से ही काफ़ी अच्छा माना जाता है। रेवेनहर्स्ट अकादमी की टीम में 3 पुरुष और 2 महिलाएं थीं। वहीं सेंट्रल अकादमी की टीम में 4 पुरुष और 1 महिला थी। सेरा की वजह से इवान ने रेवेनहर्स्ट सिटी की टीम पर खास ध्यान दिया। 2 दिन पहले डार्क गिल्ड द्वारा हमला किए जाने के बाद अब उसे यकीन हो गया था कि सेरा या डार्क गिल्ड का कोई अन्य सदस्य निश्चित रूप से टूर्नामेंट के दौरान कुछ करने की योजना बना रहा है। 2 अकादमियों के प्रतिभागियों को देखने के बाद इवान ने चारों ओर देखा और जल्द ही कुछ लोगों को देखा जो स्टेडियम के शीर्ष क्षेत्र में बैठे थे। स्टेडियम के शीर्ष क्षेत्र में 10 लोग बैठे थे। उन्होंने इवान का ध्यान आकर्षित किया क्योंकि वे सभी एस रैंक के शिकारी थे। अकादमियों के 4 सिद्धांतों के अलावा नताशा, सेबस्टियन और 4 और एस रैंकर्स वहां मौजूद थे। ये पहली बार था जब इवान ने एक ही स्थान पर इतने सारे एस रैंकर्स को देखा, इसलिए वह बहुत हैरान था। हालांकि अधिकांश एस रैंकर्स बहुत प्रसिद्ध हैं और आमतौर पर लोग उन्हें एक नज़र में पहचान लेते हैं। इवान हमेशा से ऐसा व्यक्ति रहा है जिसे दुनिया की परवाह नहीं थी, इसलिए वह नहीं जानता था कि अन्य 4 एस रैंकर्स कौन थे। वे अन्य 4 प्लेटिनम रैंक गिल्ड के गिल्ड मास्टर हो सकते हैं। इवान ने 10 एस रैंक के शिकारियों को देखकर खुद से सोचा। उसने मोर्गाना, जॉन और अमांडा पर विशेष ध्यान दिया क्योंकि उसने पहले हत्या का इरादा महसूस किया था। हालांकि नाथन भी वहां मौजूद था। इवान बता सकता था कि वह नहीं था जिसने उसके प्रति हत्या का इरादा दिखाया था। जैसे ही एडवर्ड उन्हें मैदान के केंद्र की ओर ले गया, वैलेरी और अन्य लोगों ने वहां एक छोटा सा मंच देखा। लेकिन सभी प्रतिभागी मंच को देखकर भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक पाए। क्या आपको नहीं लगता कि यह मंच काफ़ी छोटा है? एमी ने चलते हुए कहा। मंच का आकार सिर्फ 100 वर्ग मीटर था जो लड़ाई के मंच के लिए बहुत छोटा था। अन्य छात्र भी भ्रमित थे और सोच रहे थे कि मंच इतना छोटा क्यों है। जब सभी छात्र मंच के पास एकत्र हुए तो एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति आसमान से उतरा और स्टेडियम के केंद्र में मंडराता रहा। इवान ने उस आदमी को देखा और एक नज़र में ही बता दिया कि वही प्लस रैंक का शिकारी है। स्वागत है, मैं हूँ। खैर, आपको मेरा नाम जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैं इस साल के टूर्नामेंट का मेज़बान हूँ। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, मैं आज यहाँ आने के लिए सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। इवान और अन्य लोग उस आदमी को अवाक होकर देखते रहे और आश्चर्य करते रहे कि उसे टूर्नामेंट की मेज़बानी करने की अनुमति किसने दी। मुझे पता है कि हर कोई टूर्नामेंट को लेकर उत्साहित है और इस बार हमारे प्रतिभागियों को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा और सीधे मुद्दे पर आऊँगा। जैसा कि आप सभी सोच रहे होंगे कि स्टेडियम के बीच में इतना छोटा मंच क्यों है, तो मैं आपकी शंकाओं को दूर कर दूं कि यह मंच लड़ाई के लिए नहीं है। इस साल का टूर्नामेंट पिछले सभी टूर्नामेंट से बिल्कुल अलग होगा। इस साल के टूर्नामेंट में 3 राउंड होंगे। ये कहने के बाद वह आदमी उस जगह की ओर देखने लगा जहां एस रैंक वाले बैठे थे। टूर्नामेंट के पहले राउंड के बारे में बताने के लिए मैं शिकारी संघ की अध्यक्ष मिस नताशा को आमंत्रित करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी मदद के बिना हम टूर्नामेंट का पहला राउंड शुरू नहीं कर सकते। नताशा का नाम सुनते ही भीड़ ने ताली बजाना और जयकारा लगाना शुरू कर दिया। वहां मौजूद लोगों की नज़र में वह सबसे ताकतवर शिकारी थी, इसलिए ये स्वाभाविक था कि बहुत से लोग उसकी प्रशंसा करते थे। इवान और दूसरे प्रतिभागी भी उस आदमी की बात सुनकर हैरान रह गए और उस दिशा में देखने लगे जहां 10 एस रैंक के शिकारी बैठे थे। नताशा के हाथ में अभी भी लकड़ी की बेत थी और उसके सफ़ेद बाल जूड़े में बंधे हुए थे। होस्ट की बात सुनकर उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई और वह खड़ी हो गई। वह अचानक उस जगह से गायब हो गई जहां वह खड़ी थी।
फास्ट इवान अपने अंदर से यह कहे बिना नहीं रह सका, जब वह मंच के ठीक ऊपर दिखाई देने से पहले उसकी हरकतों का अनुसरण भी नहीं कर पाया। नताशा ने प्रतिभागियों की ओर अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ देखा। मंच के ऊपर दिखाई देने के बाद उसने कुछ नहीं कहा और अपना हाथ हिलाया। उसके हाथ में स्टोरेज रिंग थोड़ी चमकी और उसके हाथों में 10 सेंटीमीटर व्यास का एक छोटा चांदी के रंग का गोला दिखाई दिया। स्वूश! नताशा के गोला निकालते ही स्टेडियम में ऊर्जा की तीव्र लहरें भर गईं। इवान और अन्य प्रतिभागियों की आंखें एक पल के लिए खुली रह गईं जब उन्होंने महसूस किया कि ऊर्जा की लहरें गोले से निकल रही हैं। एक एस रैंक आर्टिफैक्ट, इवान ने मन ही मन सोचा, क्योंकि यह पहली बार था जब वह इतने करीब से एस रैंक आर्टिफैक्ट देख रहा था। हालांकि उसने सेबेस्टियन के कवच और तलवार को देखा था जब वह कुछ दिन पहले उसके कार्यालय में उससे मिला था, लेकिन वे कोई लहरें नहीं छोड़ रहे थे, इसलिए वह उनकी शक्ति को महसूस नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि उसके बाद जो हुआ उसने उसे और भी चौंका दिया। अचानक नताशा के चारों ओर एक चांदी का प्रभामंडल दिखाई दिया और उसने छोटे गोले को मंच की ओर गिरा दिया। गोले का आकार तेजी से बढ़ने लगा और मंच से टकराने से ठीक पहले यह व्यास में 10 मीटर चौड़ा हो गया। वाह! नताशा द्वारा गिराए गए गोले से एक चांदी की रोशनी फूटी और एक पोर्टल जो एक कालकोठरी के पोर्टल जैसा था, इवान और सभी के सामने प्रकट हुआ। मुझे मत बताओ कि यह एक पोर्टेबल कालकोठरी है। इवान सोचने से खुद को रोक नहीं पाया जब उसने सिल्वर ऑर्ब द्वारा बनाए गए गेट से बाहर आने वाले कालकोठरी पोर्टल के समान ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस किया। जैसे ही पोर्टल मंच के ऊपर दिखाई दिया, इवान और अन्य लोगों ने पहाड़ों, जंगलों, झीलों, राक्षसों और कई अन्य चीजों को देखा। क्या ये चीज वास्तव में एक पोर्टेबल कालकोठरी है? पोर्टल के अंदर विभिन्न स्थानों की झलकियों के बाद इवान को विश्वास होने लगा कि सिल्वर ऑर्ब निश्चित रूप से एक पोर्टेबल कालकोठरी या इसके समान कुछ है। टूर्नामेंट का पहला दौर इस छोटी सी दुनिया के अंदर होगा। नताशा की बुजुर्ग आवाज सुनकर सभी प्रतिभागियों ने पोर्टल को देखना बंद कर दिया। इस कलाकृति में लगभग 2000 किलोमीटर व्यास की एक छोटी सी दुनिया है। इस दुनिया के केंद्र में मैंने एक हरा झंडा रखा है, नताशा ने कहा और पोर्टल के अंदर एक बड़े पहाड़ की छवि दिखाई दी। पहाड़ की चोटी पर सभी को एक हरा झंडा दिखाई दिया। ये राउंड बहुत सरल है। जो व्यक्ति इस छोटी सी दुनिया के केंद्र में पहुंचकर सबसे पहले हरी झंडी प्राप्त करेगा, वह राउंड का विजेता होगा। इवान को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि 2000 किलोमीटर व्यास वाले चांदी के गोले में एक छोटी सी दुनिया है। पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर है, इसलिए ये समझ में आता है कि वह ये जानकर आश्चर्यचकित होगा कि एक छोटा सा गोला पृथ्वी के लगभग 1/6 भाग जितना बड़ा संसार समा सकता है। लेकिन जब उसने नताशा की बात सुनी तो वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। जो व्यक्ति पहले केंद्र में पहुंचेगा। इवान ने सोचा कि वे एक टीम के रूप में भाग लेंगे, लेकिन नताशा ने जो कहा उससे उसे पता चल गया कि ऐसा नहीं है। इवान अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसकी बात सुनकर भ्रमित हुआ, अन्य छात्रों को भी यह बात समझ में आई। बेशक एक निश्चित मस्तिष्क मृत महिला अभी भी अनभिज्ञ थी। उम्मा, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? सेंट्रल एकेडमी की टीम में मौजूद एकमात्र लड़की ने एक छात्र की तरह हाथ उठाते हुए कहा। नताशा ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, आगे बढ़ो, जैसे कि उसे पहले से ही पता था कि वह क्या पूछेगी। तुमने अभी जो कहा उससे ऐसा लग रहा है कि हम एक दूसरे के खिलाफ अकेले ही प्रतिस्पर्धा करेंगे। क्या ये सही है? लड़की की बात सुनकर नताशा ने अपना सिर हिलाया और दृढ़ स्वर में कहा, यह सही है। पहले दौर में तुम एक टीम के रूप में भाग नहीं लोगी। टूर्नामेंट में कुल 3 दौर होंगे, दूसरा और तीसरा दौर टीम दौर होगा, लेकिन पहला दौर एकल चुनौती है। हालांकि सभी इस बात को लेकर असमंजस में थे कि इस बार सोलो राउंड क्यों है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। जब नताशा ने देखा कि कोई और कुछ नहीं पूछ रहा है, तो उसने बात जारी रखी। आप सभी को छोटी दुनिया के अंदर अलग अलग जगहों पर टेलीपोर्ट किया जाएगा। हालांकि आप सभी अलग अलग जगहों पर दिखाई देंगे, लेकिन आप सभी और झंडे के बीच की दूरी एक जैसी रहेगी। जो सबसे पहले वहां पहुंचेगा वही विजेता होगा। छोटी दुनिया के अंदर कई राक्षस हैं। राक्षस का सबसे निचला स्तर डी जोड़ रैंक है, जबकि सबसे ऊंचा स्तर A+ रैंक है। छोटी दुनिया के अंदर सिर्फ एक A+ रैंक का राक्षस है, इसलिए अगर आपको उससे लड़ने का भरोसा नहीं है तो उससे बचने की पूरी कोशिश करें। अगर आपको छोटी दुनिया के अंदर कोई प्रतिभागी मिलता है तो आप चाहें तो उसके साथ टीम बना सकते हैं या फिर उससे लड़कर उसे खत्म कर सकते हैं। यदि आप अन्य प्रतिभागियों से मिलने के बाद उनके साथ मिलकर काम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो याद रखें कि टूर्नामेंट के अंत में आपको मिलने वाले इनाम के अलावा मैंने हरे झंडे के पास एक रैंक आर्टिफैक्ट रखा है। इसलिए यदि आप टीम बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो। नताशा ने अपनी बात पूरी नहीं की और बस उन्हें देखकर मुस्कुराए। हालांकि उसने अपनी बात पूरी नहीं की, फिर भी सभी प्रतिभागियों को उसकी बात समझ में आ गई। चूंकि केवल एक के रैंक आर्टिफैक्ट है, इसलिए ये स्पष्ट है कि केवल एक ही व्यक्ति इसे प्राप्त कर पाएगा। लेकिन अगर वे किसी से मिलने के बाद उसके साथ मिलकर काम करने का फैसला करते हैं, तो उन्हें उस पर नज़र रखनी होगी ताकि वह रैंक आर्टिफैक्ट के लालच में उनके साथ धोखा न करे।
हालांकि सभी प्रतिभागियों ने उसकी बात समझ ली थी, फिर भी उनके चेहरे पर यह जानकर चमक आ गई कि उन्हें ए रैंक आर्टिफैक्ट मिल सकता है। इवान की आंखें भी चमक उठी क्योंकि ए रैंक आर्टिफैक्ट पाना आसान नहीं है। इसके अलावा उसे यकीन था कि इस राउंड को जीतना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। राक्षसों के अलावा इस छोटी सी दुनिया के अंदर कई संरचनाएं और जाल हैं, इसलिए अपनी आंखें हमेशा खुली रखें, नताशा ने कहा और टूर्नामेंट के अनाम होस्ट की ओर देखा। नताशा को अपनी ओर देखते हुए अनाम होस्ट ने अपने स्टोरेज रिंग से कुछ छोटे हल्के नीले रंग के क्रिस्टल निकाले और उन्हें प्रतिभागियों की ओर फेंक दिया। यदि आप छोटी सी दुनिया के अंदर किसी खतरनाक स्थिति का सामना करते हैं और बच नहीं सकते हैं, तो आप इस क्रिस्टल को कुचलकर छोटी सी दुनिया से बाहर आ सकते हैं, नताशा ने सभी प्रतिभागियों द्वारा अनाम होस्ट द्वारा उनकी ओर फेंके गए क्रिस्टल को पकड़ने के बाद कहा। यह मत सोचिए कि चूंकि यह सिर्फ एक टूर्नामेंट है इसलिए आप सुरक्षित हैं। यदि आप कोई तरकीब निर्णय लेते हैं तो आप अपनी जान भी गंवा सकते हैं, इसलिए यदि आप खुद को किसी खतरनाक स्थिति में पाते हैं तो क्रिस्टल को कुचलने में संकोच न करें, नताशा ने गंभीर स्वर में कहा और सभी को अपना सिर हिलाते हुए देखने के बाद ही वह मुस्कुराए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, उसने कहा और अपना हाथ हिलाया। पोर्टल के अंदर दिखाई देने वाली छवियां गायब हो गईं और पोर्टल पूरी तरह से स्थिर हो गया। अंदर जाओ, पोर्टल के स्थिर होने के बाद नताशा ने कहा। फिर उसे अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, वैसे आप छोटी दुनिया के अंदर नहीं उड़ पाएंगे, इसलिए भ्रमित न हो। पोर्टल की ओर जाने से पहले प्रतिभागियों ने अपने साथियों को देखा। शुभकामनाएं, इवान ने वेलेरी और उसके अन्य साथियों से कहा, इससे पहले कि वह भी पोर्टल की ओर जाता। पोर्टल के अंदर कदम रखते समय उसकी आंखों में कोई झिझक नहीं थी। 1 मिनट से भी कम समय में सभी 25 प्रतिभागी पोर्टल के अंदर चले गए। जब सभी प्रतिभागी अंदर गए तो नताशा ने एक बार फिर अपना हाथ हिलाया और पोर्टल एक चांदी की रोशनी से चमक उठा। पोर्टल पर सब कुछ ठीक होने की पुष्टि करने के बाद नताशा ने अनाम होस्ट की ओर देखा और अपनी सीट पर वापस चली गई। नताशा के वापस जाने के बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन पोर्टल ने कुछ ऊर्जा तरंगें छोड़नी शुरू कर दी जिन्हें पोर्टल के नीचे छोटे मंच द्वारा अवशोषित कर लिया गया। पोर्टल में प्रवेश करने पर इवान को एक पहाड़ की चोटी पर टेलीपोर्ट किया गया। दहाड़, जैसे ही उसे होश आया, उसे इधर उधर देखने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि वह अपने से कुछ दूर से एक जोरदार गुस्से से भरी दहाड़ सुनता। दहाड़ सुनकर बिना किसी हिचकिचाहट के इवान की आंखों में समय अचानक धीमा हो गया। उसने अपना सिर उस दिशा में घुमाया जहां से आवाज आ रही थी और उसने देखा कि चमकीले लाल फर वाला एक शेर धीमी गति से उसकी ओर कूद रहा है। इवान की आंखें उदासीन थीं क्योंकि उसने अपना एक हाथ उठाया था। उसकी मुट्ठी के चारों ओर एक नीला रंग चमक रहा था। जैसे ही नीला प्रकाश दिखाई दिया, उसकी मुट्ठी से शक्तिशाली ध्वनि कंपन निकला। इवान ने शेर के सिर पर मुक्का मारा जो अस्थायी वेग कौशल के कारण उसकी आंखों में कछुए की तरह धीमा था। जब इवान की मुट्ठी ने शेर के सिर को छुआ तो शक्तिशाली ध्वनि तरंगों ने शेर के शरीर पर आक्रमण किया। शेर की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका शरीर कांपने लगा। शेर ने जोर से दहाड़ने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह कोई आवाज निकाल पाता, धमाका! सी रैंक के शेर का शरीर खून से लथपथ हो गया। खून, अंग और मस्तिष्क पदार्थ हर जगह उड़ गए और सी रैंक का शेर बिना यह समझे मर गया कि अभी क्या हुआ। क्लिक! इवान ने एक क्लिकिंग ध्वनि सुनी और एक लाल आग का कोर देखा जो शेर के खूनी लुगदी में बदल जाने के बाद गिरा। उसने बिना ज्यादा दिलचस्पी के कोर को उठाया और आखिरकार अपने आसपास की चीजों को देखा। इसी तरह के दृश्य उन जगहों पर भी हुए जहां अन्य प्रतिभागियों को टेलीपोर्ट किया गया था। वेलेरी एक झील के पास दिखाई दी और एक सी रैंक का मिट्टी का मगरमच्छ उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाता, उसके शरीर से एक ठंडी आभा निकलती है और मगरमच्छ को बर्फ की मूर्ति में बदल देती है। जैक्सन खुद को एक जंगल के बीच में पाता है और एक सी रैंक का जंगल का अजगर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जैक्सन आसानी से अजगर के हमले को चकमा दे देता है और उसे एक जली हुई लाश में बदल देता है। स्टेडियम में एक विशाल स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था कि छोटी सी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। टूर्नामेंट देखने आए ज्यादातर दर्शक सामान्य इंसान थे, इसलिए जब उन्होंने प्रतिभागियों को राक्षसों को मारते देखा तो वे जोर से जयकारे लगाने लगे। क्या आपको नहीं लगता कि उस व्यक्ति ने जो कौशल इस्तेमाल किया वह साउंड वायवेंस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कौशल के समान है? एक्वाविल सिटी के प्लेटिनम रैंक गिल्ड एक्वेरियस के गिल्ड मास्टर कोडी ने कहा। वास्तव में, अमांडा जो उसके बगल में बैठी थी, ने अपना सिर हिलाया। सेबेस्टियन ने जब ये देखा तो वह भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका क्योंकि उसे पता था कि इवान कुछ दिन पहले वायवन नेस्ट कालकोठरी में गया था। भले ही लोग आश्चर्यचकित थे जब इवान ने सी रैंक फायर लान के शरीर को एक आकस्मिक मुक्का मारकर खूनी लुगदी में बदल दिया, लेकिन उन्होंने इसके बारे में बहुत अधिक नहीं सोचा क्योंकि उनका ध्यान किसी अन्य प्रतिभागी द्वारा आकर्षित किया गया था। घास के मैदान के बीच खड़े नूह ने सी रैंक भालू को देखा जो 2 मीटर लंबा था। जिन लोगों ने नूह को स्क्रीन पर देखा वे प्रशंसा में हौंफने से खुद को नहीं रोक पाए। बहुत सुंदर, दर्शकों में बैठे एक पुरुष ने नूह को सपनों भरी आंखों से देखते हुए कहा।
नूह के ऑफ द फ्लो की वजह से चाट आकर्षण, लोग सोच रहे थे कि वह एक लड़की है। किसी कारण से मेरी पुरुष प्रवृत्ति मुझे इस सुंदरता से दूर रहने के लिए कह रही है। यदि आपकी प्रवृत्ति आपको उससे दूर रहने के लिए कह रही है, तो आप उसे देखते समय क्यों लार टपका रहे हैं? अचानक नूह के चारों ओर एक सफ़ेद आभा दिखाई दी और सी रैंक भालू की अभिव्यक्ति बदल गई। इसकी गहरी भूरी आंखें सफ़ेद रोशनी से चमक उठीं और स्टेडियम से सब कुछ देख रहे लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं। नूह के चारों ओर सफ़ेद प्रभामंडल दिखाई देने के बाद भालू के चेहरे पर भाव बहुत अजीब थे। क्या ये सिर्फ मैं हूं या ये भालू उस खूबसूरत लड़की को विकृत भावों से देख रहा है? भालू के लार टपकाते भावों को देखने के बाद एक महिला दर्शक ने कहा। उसकी बात सुनने के बाद किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें भी ऐसा ही महसूस हुआ। वूश! अचानक नूह के चारों ओर सफ़ेद आभा और भी शक्तिशाली हो गई। थर्ड, जब नूह के चारों ओर सफ़ेद आभा और भी शक्तिशाली हो गई तो भालू की आंखें उसके सिर के अंदर घूम गईं और वह ज़मीन पर गिर गया। ये देखने वाले लोग पूरी तरह से अवाक रह गए। भले ही भालू बेहोश हो गया था, लेकिन उसके हाव भाव अभी भी बहुत अजीब थे। उसका शरीर बीच बीच में कांप रहा था और उसके मुंह से कभी कभार निकलने वाली सुखद आवाज़ से यह स्पष्ट था कि वह कुछ ऐसा देख रहा है जिसे जोर से नहीं कहा जाना चाहिए। एस रैंक के शिकारियों ने इस स्कैन को अपने चेहरे पर खाली भाव से देखा। भालू के कांपते शरीर को देखकर उन्होंने समझदारी से कुछ न कहने का फैसला किया। अपने आसपास गुरुत्वाकर्षण को महसूस करने के बाद इवान ने खुद से कहा, यहाँ गुरुत्वाकर्षण बाहरी दुनिया से 2 गुना अधिक है। उसके चारों ओर कुछ पहाड़ थे और उसके सामने एक छोटा सा जंगल जैसा क्षेत्र था। भले ही गुरुत्वाकर्षण अलग है और मैं उड़ नहीं सकता, लेकिन अगर मैं अपने पत्ते सही से खेलूं तो मैं 10 घंटे से भी कम समय में दुनिया के केंद्र तक पहुंच सकता हूं। इवान ने खुद से कहा और 200 मीटर ऊंचे पहाड़ से नीचे कूद गया। आइस चेन स्किल का इस्तेमाल करके वह आसानी से बीच हवा में अपने शरीर को नियंत्रित करने में सक्षम था और सुरक्षित रूप से जमीन पर उतरा। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, उसका शरीर धुंधला हो गया और वह आगे की ओर भागा। जैसे ही इवान आगे बढ़ा, कुछ राक्षसों ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वे सभी हवा के ब्लेड से मारे गए। राक्षसों को मारते हुए और उनके कोर इकट्ठा करते हुए इवान आगे बढ़ता रहा। सिर्फ 1 घंटे में उसने लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। इस दौरान उसे डी जोड़ रैंक से लेकर सी जोड़ रैंक तक के कई राक्षसों का सामना करना पड़ा। यह अफसोस की बात है कि मैं ऊर्जा भक्षण का उपयोग करके उनके शरीर को अवशोषित नहीं कर सकता क्योंकि बहुत से लोग देख रहे हैं। इवान ने सी जोड़ रैंक का कोर उठाते हुए अपनी सांसों में बुदबुदाया। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने हॉक आई स्किल को सक्रिय किया और अपने सामने देखा। वह अंडरस्को है। इवान की आंखें चौड़ी हो गईं जब उससे कुछ किलोमीटर दूर उसने 1 मीटर लंबा हरा रंग का राक्षस देखा जिसके शरीर पर अजीबोगरीब नक्काशी थी। नक्काशी रून की तरह दिख रही थी और एक अजीब सा एहसास दे रही थी। एक भूत राजा, इवान ने चौंक कर कहा, लेकिन उसके चेहरे पर चौंकने वाली झलक जल्द ही गायब हो गई और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। मैं आखिरकार एक भूत राजा की छाया को मरे हुए बना सकता हूं, इवान ने सोचा और भूत राजा की ओर भागने ही वाला था कि उसकी आंखें कांप उठीं। अपनी आंखों के कोने से उसने एक नर को भूत राजा की ओर भागते देखा। नर का शरीर आग से घिरा हुआ था और इवान को यकीन था कि अगर वह आदमी सफलतापूर्वक उसके पास पहुंच गया तो भूत राजा का शरीर राख में बदल जाएगा। जो व्यक्ति भूत राजा की ओर भाग रहा था वह फेलिक्स था, जो केंद्रीय अकादमी टीम के सदस्यों में से एक था। वह छोटी दुनिया के केंद्र की ओर बढ़ रहा था जब उसने भूत राजा को देखा जो उसके रास्ते में खड़ा था। भले ही भूत राजा सामान्य भूतों से अधिक शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उसने इसकी बहुत परवाह नहीं की क्योंकि भूत राजा भी नस्लीय सीमा से बंधे होते हैं और डी जोड़ रैंक से आगे नहीं जा सकते। वह भी जोड़ रैंक का शिकारी था, इसलिए उसने अपने शरीर को आग से ढक लिया क्योंकि उसे यकीन था कि भूत राजा उसकी आग की गर्मी को सहन नहीं कर पाएगा और जब वह उसके पास पहुंचेगा तो वह धूल में बदल जाएगा। जब भूत राजा ने फेलिक्स को अपनी ओर भागते देखा तो उसके हरे चेहरे पर घबराहट दिखाई दी। उसके शरीर पर उत्कीर्णन चमक उठे और उसने फेलिक्स को रोकने के प्रयास में उसकी ओर कुछ काले तीर फेंके। काले तीरों से हल्का बैंगनी रंग का धुआं निकल रहा था और फ्लैक्स को उनसे थोड़ा खतरा भी महसूस हुआ। भूत राजाओं की कीमिया वाकई भयानक है। फेलिक्स ने आने वाले डार्ट्स से थोड़ा खतरा महसूस होने पर बड़बड़ाने से खुद को नहीं रोक पाया। डार्ट्स राक्षस की हड्डी से बने थे, लेकिन जो चीज़ उन्हें खतरनाक बनाती थी वह था भूत राजा द्वारा उन पर लगाया गया जहर। चूंकि भूत राजा कीमिया में बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए फेलिक्स तुरंत समझ गया कि डार्ट्स को ढकने वाला जहर किसने बनाया है। सोचना कि यह ऐसा जहर बना सकता है जो मेरे लिए थोड़ा खतरा पैदा कर सकता है। ये पहली बार था जब उसने भूत राजा का सामना किया था, इसलिए हालांकि वह जानता था कि भूत राजा सामान्य भूतों से अलग होते हैं, उसने कभी नहीं सोचा था कि डी जोड़ रैंक होने के बावजूद यह ऐसा जहर बना पाएगा जो बी जोड़ रैंक के शिकारी के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है।
यह अच्छा है कि वे डी जोर रैंक तक पहुंचने के बाद विकसित नहीं हो सकते हैं, अन्यथा उनके खिलाफ लड़ना बहुत मुश्किल होता। फेलिक्स ने अपना सिर हिलाते हुए सोचा। जब उसके आसपास का तापमान बहुत अधिक था तो सभी तीर धूल में बदल गए। ठीक उसी समय भूत राजा ने सोचा कि कुछ अप्रत्याशित होने के कारण ये सब खत्म हो गया है। धमाका! फेलिक्स जो उसकी ओर भाग रहा था, अचानक एक टूटी हुई पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया और एक और इंसान जो हरे रंग की रोशनी में ढका हुआ था, उसके सामने प्रकट हुआ। अरे, मैं अपनी तेज गति के कारण अपनी ताकत को नियंत्रित नहीं कर सका। इवान ने मुंह पर हाथ मारा जब उसने देखा कि उसने गलती से फेलिक्स को उड़ा दिया है। वह भूत राजा से 10 किलोमीटर से अधिक दूर था जब उसने फेलिक्स को देखा। वह जानता था कि अगर फेलिक्स भूत राजा को राख में बदल देता है तो वह उसकी छाया को नहीं पा सकेगा। बस ये सोचकर कि वह भूत राजा की छाया को पाने का मौका खो सकता है, उसका दिमाग उसके शरीर से पहले चला गया और उसने टिमटिमाते हुए कदम, अस्थायी वेग और हवा के हेरफेर को उनकी अधिकतम संभव सीमा तक सक्रिय कर दिया और एक पल में भूत राजा के सामने पहुंच गया। ये पहली बार था जब उसने अपनी चपलता को बेहतर बनाने वाले सभी कौशलों का इस्तेमाल किया, इसलिए वह अपने शरीर को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाया और फेलिक्स को टूटी पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ा दिया। हे भगवान, ये कैसी भूतिया चपलता है, दर्शकों में से किसी ने कहा जब इवान ने मात्र 2 या 3 सेकंड में लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय की। एस रैंक के शिकारी भी हैरान थे कि बी जोर रैंक का शिकारी इस तरह कैसे चल सकता है। वह आदमी मरा नहीं है न? ब्लैक रेवन अकादमी के प्रिंसिपल जॉन ने अपना मुंह थोड़ा खुला रखते हुए पूछा। चिंता मत करो, वह अभी भी जीवित है, नताशा ने कहा, लेकिन फेलिक्स की हालत देखकर उसकी आंखें भी फड़क रही थीं। उसने उस भूत राजा को क्यों बचाया? दर्शकों में बैठे एक व्यक्ति ने संदेह भरी आवाज में पूछा। शायद इसलिए क्योंकि वह भूत एक प्यारे बच्चे जैसा दिखता है, उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने उत्तर दिया। उस व्यक्ति की बात सुनकर लोगों ने भूत राजा के हरे रंग के घिनौने चेहरे को देखा। उसका मुंह टूटे हुए पीले दांतों से भरा हुआ था और उसकी नाक इंसान से थोड़ी लंबी थी। सभी ने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने भूत राजा को प्यारा कहा था और उससे दूर चले गए। हालांकि इवान को फेलिक्स को लगभग मार डालने के कारण कुछ अपराधबोध महसूस हुआ, फिर भी वह भूत राजा को नहीं भूला। उसने पलटकर देखा तो भूत राजा उसे बचाने के लिए अपने चेहरे पर कृतज्ञता भरी नज़र से देख रहा था। इवान ने सद्भावना के संकेत के रूप में भूत राजा की ओर सिर हिलाया और फिर उसकी गर्दन काट दी। क्रैक! हड्डी टूटने की आवाज आई और भूत राजा के चेहरे पर कृतज्ञता की भावना अभी भी बनी हुई थी। दर्शक, किसी कारण से सभी को बेचारे भूत पर दया आ गई। यहाँ तक कि उच्च श्रेणी के शिकारी भी इवान को अजीब चेहरे से देखते थे और सोचते थे कि क्या उसे भूत की भावनाओं के साथ खेलने का कोई अजीब शौक है। इवान को इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं और उसने भूत राजा के शरीर को सावधानी से अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। शरीर को रखने के बाद वह फेलिक्स की ओर चला गया जो उससे 30 मीटर दूर बेहोश पड़ा था। इवान ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया और सोचा कि उसे उसके साथ क्या करना चाहिए। उसे डर था कि अगर वह फेलिक्स को ऐसे ही छोड़ देगा तो उसे राक्षसों द्वारा मार दिया जाएगा क्योंकि वह बेहोश है। अचानक इवान की आंखें चमक उठीं। उसने फेलिक्स की स्टोरेज रिंग निकाली और फेलिक्स का कनेक्शन तोड़कर उसे आसानी से खुद से जोड़ लिया। उसने फेलिक्स की स्टोरेज रिंग से वह क्रिस्टल निकाला जो नताशा ने उन्हें दिया था और रिंग को वापस फेलिक्स की उंगली में पहना दिया। मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूं कि मैं एक अच्छा इंसान हूं, इवान ने खुद से कहा और क्रिस्टल को फेलिक्स के हाथ में रख दिया। उसने क्रिस्टल को कुचलने में उसकी मदद की और पीछे हट गया। जैसे ही उसने क्रिस्टल को कुचला, एक हल्की चांदी की रोशनी फेलिक्स के शरीर पर छा गई और वह वहां से गायब हो गया। इवान भी वहां और नहीं रुका और एक बार फिर आगे बढ़ गया। लेकिन 5 मिनट बाद ही उसका चार्ज अचानक रुक गया जब उसके सामने एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। गांव भूतों से भरा हुआ था और उनमें से कम 400 थे। इवान गांव को अनदेखा कर देता क्योंकि वह जल्द से जल्द छोटी दुनिया के केंद्र तक पहुंचना चाहता था, लेकिन गांव के बीच में एक छोटा सा मंच था जिसने उसकी नज़र खींच ली। मंच सुनहरी रोशनी से ढका हुआ था और काफ़ी आकर्षक था। वह चीज़ क्या है, नताशा? नाथन ने सुनहरा मंच देखकर पूछा। मैंने झंडे के पास जो इनाम रखा है उसके अलावा और भी बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जो वे इस छोटी सी दुनिया में पा सकते हैं, नताशा ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। बेशक, उनके लिए ये चीज़ें पाना आसान नहीं होगा क्योंकि उनके आसपास बहुत से जाल हैं। ये कहने के बाद नताशा ने स्क्रीन की तरफ देखा और अपना सिर हिलाया। सुनहरे मंच पर रखी गई वस्तु इस छोटी सी दुनिया में पाने के लिए सबसे मुश्किल वस्तु है। मुझे उम्मीद है कि यह बच्चा इस वस्तु से बच जाएगा या मुझे डर है कि उसे वहां से भागने के लिए क्रिस्टल का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जब लोगों ने नताशा की आवाज़ सुनी तो वे सभी उलझन भरे चेहरों के साथ स्क्रीन की तरफ देखने लगे। हालांकि गांव में भूत भरे हुए थे, लेकिन इवान के लिए कोई भी खतरा पेश करने के लिए उनकी रैंक बहुत कम थी। इवान को यकीन नहीं था कि सुनहरा मंच क्या है, लेकिन इसे देखकर ही वह बता सकता था कि यह कोई अच्छी चीज़ है, इसलिए एक पल के लिए इसके बारे में सोचने के बाद वह गांव की तरफ बढ़ गया।
इवान सैकड़ों भूतों से नहीं डरता था क्योंकि वे उसकी नज़र में वह बहुत कमज़ोर था। लेकिन जैसे ही इवान ने भूत प्रेत के गांव के अंदर पैर रखा, उसका चेहरा बदल गया। अचानक जमीन से बहुत ज्यादा मात्रा में मैना निकला और एक संरचना जो पूरे गांव को कवर कर रही थी, चमक उठी। जैसे ही इवान ने गॉब्लिन गांव के अंदर कदम रखा, उसके पैरों के नीचे एक विशाल संरचना चमक उठी। संरचना को देखकर इवान तुरंत समझ गया कि यह उन जालों में से एक है जिसके बारे में नताशा ने उन्हें बताया था। वह वापस जाने ही वाला था कि अचानक एक विशाल गुंबद के आकार का अवरोध जमीन से उठ गया और पूरे गॉब्लिन गांव को घेर लिया। उसी समय इवान को लगा कि उसके शरीर पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। उसके शरीर के अंदर मैना का प्रवाह धीमा होने लगा और उसे नियंत्रित करना उसके लिए कठिन हो गया। उसकी शारीरिक शक्ति भी बहुत कम हो गई और उसे लगा कि वह फिर से डी रैंक का शिकारी बन गया है। घटनाओं के अचानक मोड़ से वह भी हैरान था, लेकिन वह घबराया नहीं क्योंकि वह जानता था कि यह उस संरचना का काम था जो उसके पैरों के नीचे चमक रही थी। उसने अपने मैना को थोड़ा बल देने की कोशिश की और पाया कि भले ही उसके प्राइम कोर के मैना को नियंत्रित करना कठिन था, लेकिन यह उसके सम्राट कोर के लिए अलग था। मुझे लग रहा है कि अगर मैं अपने मोनाक कोर को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा तो मैं इस संरचना के प्रतिबंधों से मुक्त हो जाऊंगा, इवान ने खुद से सोचा। लेकिन वह मुक्त नहीं हुआ। अगर वह संरचना से मुक्त हो जाता है तो बाहर से उसे देखने वाले अन्य लोग निश्चित रूप से इसे नोटिस करेंगे। हालांकि मैं उनसे डरता नहीं हूं, लेकिन इस तथ्य को छिपाना बेहतर है कि मैं संरचना के प्रतिबंध से मुक्त हो सकता हूं क्योंकि डार्क गिल्ड के लोग निश्चित रूप से इसे देख रहे हैं। अचानक इवान को भूतों की हंसी सुनाई देने लगी और उसने देखा कि उनमें से सैकड़ों अपने हाथों में हड्डी की छड़ें लेकर उसकी ओर भाग रहे थे। उनके चेहरों पर एक क्रूर मुस्कान थी और वे उसे भूखी आंखों से देख रहे थे। जो भूत उसकी ओर आ रहे थे उनकी रैंक एक जोड़ से डी जोड़ रैंक तक थी। अगर कोई और होता तो वे पहले ही यहाँ से भागने के लिए क्रिस्टल का इस्तेमाल कर चुके होते। आखिरकार केवल एक मूर्ख ही इतने सारे भूतों से एक बंद जगह में लड़ेगा जहाँ उनकी रैंक प्रतिबंधित है। इवान के चेहरे पर भी शिकन थी जब उसने देखा कि भूत उसकी ओर बढ़ रहे हैं। वह इतने सारे भूतों का सामना करने से नहीं डरता था, समस्या कुछ और थी। बहुत सारे भूत हैं, मुझे उन सभी को मारने में काफ़ी समय लगेगा, इवान ने मन ही मन बुदबुदाया क्योंकि वह यहाँ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। लगता है कि उस चीज़ का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। अचानक इवान के होंठ ऊपर की ओर उठे और उसके चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान दिखाई दी। उसके हाथ की स्टोरेज रिंग थोड़ी चमक उठी और उसके हाथों में एक भारी दिखने वाली लंबी ऑब्सीडियन रंग की राइफल दिखाई दी। ये राइफल जाहिर तौर पर कार्नेज थी जो उसे फैंटम संगठन के हत्यारे से मिली थी। कार्नेज ए जोड़ रैंक कार्नेज कला का एक भयावह काम है। इसका ऑब्सीडियन फ्रेम स्टार अयस्क से बढ़ाया गया है। कार्नेज बनाने का एकमात्र उद्देश्य अपने लक्ष्य को मारना था। कार्नेज को वेल्ड करते समय आप फोकस, मैना स्ट्रेंथनिंग, जेफिर प्रिसिजन और फैंटम शॉट कौशल का उपयोग कर सकते हैं। कार्नेज का धारक अपनी इच्छानुसार रैपिड फायर और सिंगल शॉट मोड के बीच स्विच कर सकता है। कार्नेज से फायर किए गए शॉट्स की शक्ति गोलियों को बनाने में इस्तेमाल की गई सामग्री पर निर्भर करती है। अगर गोली की सामग्री अच्छी नहीं है तो शॉट्स की शक्ति बहुत कम हो जाएगी। मैंने गलती की और अध्याय 404 में कार्नेज के रैपिड और सिंगल शॉट मोड का उल्लेख करना भूल गया। मैंने इसे ठीक कर दिया है। असुविधा के लिए खेद है। शूटिंग गेम खेलने का समय है, इवान ने उत्साहित स्वर में चिल्लाया और राइफल के रैपिड फायर मोड का इस्तेमाल किया। राइफल में कल खरीदी गई प्रबलित स्टील की गोलियां भरी हुई थीं। गोलियां बहुत शक्तिशाली नहीं थीं और उनका उपयोग करके डी रैंक के राक्षसों को भी मारना मुश्किल है। लेकिन कार्नेज के मन को मजबूत करने के कौशल के कारण इवान कुछ हद तक गोलियों की शक्ति बढ़ाने में सक्षम था। जल्द ही भूत उससे सिर्फ 100 मीटर दूर रह गए। इवान ने कार्नेज को उनकी ओर निशाना बनाया और जब उसने भूत की भूखी आंखें देखी तो उसकी आंखों में मजाक की चमक आ गई। चलो देखते हैं कि इसके बाद तुम हंस सकते हो या नहीं। धमाका 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 धमाका। गोली चलने की आवाज़ भूत के जंगल में गूंज उठी और कार्नेज के थूथन से रोशनी की सफ़ेद चमक आगे की ओर निकली। इवान ने गोलियों को मजबूत करने के लिए अपने मन का इस्तेमाल किया ताकि प्रबलित स्टील की गोलियों की शक्ति का मजाक उड़ाना कुछ भी न हो। गोलियां आसानी से भूतों की खाल में घुस गईं और उनके शरीर में और भी गहरी धंस गईं। हरे खून के फव्वारे फूट पड़े और भूतों की पागल हंसी दर्द भरी चीखों में बदल गई। जब गोलियां ए जोड़ रैंक के भूतों के सिर पर लगी तो वे प्रभाव को संभाल नहीं पाए और उनका सिर तरबूज की तरह फट गया। केवल डी और डी जोड़ रैंक के भूत ही कुछ राउंड की गोलियों से बच पाए, लेकिन जल्द ही वे भी मरने लगे। इवान के पास 5000 गोलियां थीं, इसलिए उसे गोला बारूद खत्म होने का डर नहीं था। हा, अब तुम क्यों नहीं हंस रहे हो तुम बदसूरत राक्षस। इवान पागलों की तरह हंसा और उसने बिना किसी परेशानी के भूतों का वध किया। जमीन भूतों के खून से हरे रंग की हो गई थी और लोहे की तेज गंध पूरे भूतों के गांव में फैल गई थी। सिर्फ 1 मिनट में इवान ने 200 से ज्यादा भूतों को मार गिराया जो उसकी ओर भाग रहे थे।
जो लोग पीछे थे उन्होंने देखा कि आगे के भूतों का क्या हुआ, वे भागने लगे। दुर्भाग्य से उनके लिए वह अवरोध जो उनके दुश्मन को फंसाने वाला था अब उन्हें फंसा रहा था। भले ही वे भागना चाहते थे लेकिन वे उस अवरोध को नहीं तोड़ सकते थे जो उन्हें ढंक रहा था। जब इवान ने देखा कि भूत पीछे हट रहे हैं तो उसने हंसी उड़ाई और भूतों की लाशों के छोटे से पहाड़ पर कूद पड़ा। धमाका 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 धमाका, जैसे वह कागज की गुड़ियाएं मार रहा था, भूत एक के बाद एक गिर पड़े। भूतों के गांव में कदम रखने के सिर्फ 2 मिनट बाद इवान ने सभी भूतों को मार डाला। उस इलाके में इतना खून था कि एक हल्की हरी वेली गांव को ढंक गई। जब इवान ने आखिरी भूत को मारा तो गांव को ढंकने वाला गठन अपने आप गायब हो गया। जब गठन गायब हो गया तो इवान के शरीर पर लगाए गए सभी प्रतिबंध हट गए। इवान ने कार्नेज को हटा दिया और संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। उसने गांव के बीच में बने मंच पर देखा और देखा कि उसके चारों ओर की सुनहरी रोशनी भी गायब हो रही थी। चलो देखते हैं कि यह क्या चीज़ है, इवान ने खुद से कहा और प्लेटफॉर्म की ओर चल दिया।